रामपाल जी, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट ने बड़े अच्छे से रशिया यूक्रेन, चाहे रशिया का प्रधानमंत्री का दौरा रहा हो, चाहे यूक्रेन का दौरा, अब जो प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हुए हैं उस पर बड़े अच्छे से बातचीत की है। लेकिन मैं अपने पड़ोसियों के पर्सपेक्टिव से, जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके पर्सपेक्टिव से चीज़ें समझना चाहूँगी, क्योंकि बांग्लादेश की स्थिति अस्थिर है। बांग्लादेश की अलावा पाकिस्तान में हालत क्या है, श्रीलंका में पिछले दिनों क्या स्थिति थी, हमने देखा। तो जब भारत के नेता, भारत के प्रधानमंत्री एक ग्लोबल लीडर की भूमिका निभाते हैं और उस समय जब 2.5 साल से युद्ध चल रहा है तो एक महीने के भीतर दोनों देशों की यात्रा करते हैं, तो पड़ोसी मुल्क के साथ साथ वर्ल्ड लेवल पर भी एक बड़ा मैसेज जाता है कि भारत की भूमिका आने वाले समय में क्या रहने वाली है। जी नमस्कार। और मैं मेरे कर्नल और मेजर को जय हिंद करते हुए अपनी बात रखता हूं कि देखिए, मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा बहुत सही है। और डोनाल्ड टस्क ने जो उम्मीद जताई है कि युद्ध जंग भूमि से शायद इस समझौते की राह मोदी जी ही निकाल सकते हैं, ये हमारे भारत के लिए गौरवान्वित है। ये भारत के प्रधानमंत्री युद्ध भूमि, युद्ध को रुकवाकर हमारे विद्यार्थियों को वापस लाने वाले यही प्रधानमंत्री है, वही जयशंकर है। ये एक रणनीति, आज सफल रणनीति भारत की कही जाएगी। और काश ये समझौता यूक्रेन और रूस के बीच में करने में भारत कामयाब होगा। ये भारत के लिए बहुत अच्छी मौका है और बहुत अच्छा चांस है। और ये शायद होगा, ये आश्चर्यजनक खबर आ सकती है। क्यों? कि जेलेंस्की और पुतिन दोनों को इस वक्त समझौते की जरूरत है, ये मैं समझ रहा हूं। दोनों के पीछे वहां के सेना के लोग कुछ सत्ताहीन होने के दाव में खेल रहे हैं, और उस बीच दौरा मोदी और भारत के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। और दोनों की बीमारी की दवाई नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है रामपाल जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का आपने जिक्र किया, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि कब कब शांति संदेश दिया गया है। 2 मई 2022 की अगर हम बात करें तो बर्लिन में भारत शांति का पक्षधर रहा था। इसके बाद फिर 21 मई 2023 की बात करें तो जापान में बातचीत, कूटनीति ही समाधान का रास्ता, इस तरह का संदेश दिया गया था। दिल्ली की बात करें तो 9 सितंबर 2023 में शांति के लिए वार्ता जरूरी है, इस बात को बताया गया था। रूस की बात करें तो 9 जुलाई 2024 यानी कि इसी साल, अब से कुछ दिनों पहले, युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही थी। और आपको बता दें, ऑस्ट्रिया की बात करें 10 जुलाई 2024 में ये युद्ध का समय नहीं है, इस बात की बात का जिक्र हुआ था भारत की तरफ से। पोलैंड की बात करें तो 22 अगस्त 2024 ये युद्ध का युग नहीं है। भारत ने बार बार यही संदेश दिया है, यही बताया है कि युद्ध से कोई समस्या का समाधान नहीं निकल सकता है, बातचीत से ही कोई बात होगी, निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि कीव पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें आपको, यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचने वाले हैं। उससे पहले बॉर्डर पर जेलेंस्की पहुंच चुके हैं, यानी कि गर्मजोशी के साथ स्वागत होगा। और उस स्वागत के लिए, भव्य स्वागत के लिए जेलेंस्की बॉर्डर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मुलाकात बहुत कई मायनों में खास बताई जा रही है। ये माना जा रहा है जो 2-2.5 साल से युद्ध चल रहा है उस पर कहीं ना कहीं विराम लगेगा। और आपको बता दें, बॉर्डर पर जेलेंस्की पहुंच चुके हैं, बड़ी जानकारी मिल रही है। तो देखिए, जंग की नई रणनीति पर चर्चा यहाँ पर होने वाली है। मिस्टर दत्ता, आपके पास आते हुए, देखिए जो भी ये हो रहा है, प्रधानमंत्री का दौरा है, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो चीन की धक धक जरूर बढ़नी है और इस बार तो चीन को तारीफ करनी पड़ेगी। मिस्टर बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जो ये माहौल चल रहा है जंग का इस समय, और जो बैटलफील्ड के अंदर सिचुएशन पैदा हो रखी है, यहाँ पर रशिया ने एक लाइन कायम करी थी और वो अभी भी डोनबास के इलाके में आगे यूक्रेन का इलाका कब्जा करता चला जा रहा है। और यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंसिव करके कुर्स्क के अंदर घुस के उसने भी बोला कि हम आपके धरती के अंदर हमने काउंटर ऑफेंसिव कर दिया है और आज हम आपकी धरती के अंदर आ गए हैं। तो अभी वो कितनी देर उसको होल्ड कर पाएगा वो अलग बात है। लेकिन जो इस जंग के पीछे कौन से लोग, कौन से मुल्क लगे हुए हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो जंग शुरू हुई थी, रूस ने 3 रिक्वेस्ट मोटी मोटी रखी थी यूक्रेन के सामने कि आप क्रीमिया को भूल जाएं, डोनबास लुहान को आप आज़ादी दे दें, क्योंकि वहाँ पे रशियन स्पीकिंग लोग बहुत दिनों से आज़ादी मांग रहे हैं, और आप नेटो मत ज्वाइन करें और हम हमला नहीं करेंगे। लेकिन अमेरिका के कहने के ऊपर यूक्रेन नहीं माना और ये जंग शुरू हो गई, क्योंकि यूक्रेन ने ये 3 जो शर्तें थी रशिया की वो नहीं मानी, और पूरे देश की तबाही तकरीबन हो गई। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, हज़ारों लाखों की तादाद में लोग मारे गए जंग के अंदर, इतना हथियार असला बर्बाद हुआ। और आज के दिन में यूक्रेन का जो फ्यूचर है
वो गिरवी रखाया जा चुका है अभी वेस्टर्न वर्ल्ड के नीचे, अमेरिका के नीचे। जितना ये हथियार असला आ रहा है, पैसा आ रहा है, वो फ्री का तो देगा नहीं, वो वसूली करेगा। और जब वो वसूली करेगा तो यूक्रेन का क्या अस्तित्व रह जाएगा, उसका फ्यूचर बिल्कुल डार्क है। इसलिए जो फोर्सेस हैं जो इस जंग के पीछे लगी हुई थी, चाहे अमेरिका हो चाहे नेटो हो, वो नहीं चाहते कि जंग रुक जाए, उनके तो हथियार बिक रहे हैं। अभी जहाँ तक रूस का सवाल है, रूस ने बोला था भाई ये मेरा लाइन है, जो मैंने अचीव करनी थी मैंने अचीव कर दी। डोनबास लुहांस्क को तकरीबन मैंने कब्जा कर लिया, क्रीमिया के ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ और मैं यहाँ पे रुका हूँ। अभी वहाँ ट्रेंच वॉरफेयर चल रहा है, उसके आगे उन्होंने कोई बड़ा ऑफेंसिव नहीं लॉन्च किया, सिवाय मिसाइल लॉन्चेज या आपके एयर अटैक हो या ड्रोन अटैक हो। अभी जो यूक्रेन ने किया काउंटर बैलेंस करने के लिए, ये पूरी हिस्ट्री है रशिया की। कोई भी जो रशिया की धरती के अंदर एंटर हुआ, चाहे क्रुस्क में एंटर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन आर्मी यहाँ पे बहुत बुरी मार खा के निकली थी कुर्स्क में। अभी आगे विंटर आने वाला है, थोड़े दिनों के बाद वहाँ बर्फबारी शुरू हो जाएगी और जितनी फोर्सेस क्रुस्क के अंदर गई हैं वो सिटिंग डक बन जाएंगी, उनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। आज के दिन भी जो रिपोर्ट आ रही है कुर्स्क से 4400 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं, सैकड़ों की तादाद में इनकी आर्मर्ड व्हीकल्स और इनके जो हथियार असला तबाह हो रहा है और रशिया चुन चुन के मार रहा है इनको। तो अभी ये देखना भी कितने दिन टिक पाएगा यूक्रेन कुर्स्क के अंदर। तो अभी इसलिए आई एम सॉरी सर, मैं आपको रोक रही हूँ। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है और भारत के लिहाज से ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है। भारत की भूमिका की बात कर रहे हैं तो ये खबर जरूरी हो जाती है। भारत और अमेरिका में बड़ा सैन्य समझौता हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत अमेरिका में बड़ा सैन्य समझौता हुआ है और ये समझौता भारत के लिहाज से आने वाले समय में, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त अमेरिका दौरे पर हैं और उस बीच ये समझौता हुआ है। सुरक्षा सप्लाई को लेकर भारत अमेरिका में समझौता हुआ है। कर्नल सिंह, मैं इस पर आपसे समझना चाहूंगी, अभी जो जनरल दत्ता कह रहे थे मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगी। एक तरफ अमेरिका ये चाहता है कि उसके हथियारों की सप्लाई हो, लेकिन गलत तरीके से, और भारत इस लिहाज से कदम आगे बढ़ा रहा है कि हम मजबूत हो, अगर दुश्मन हम पे अटैक करता है जवाब दे सके उसको। देखिए, दो बातें बड़ी क्लैरिटी से आप इसमें देख सकते हैं। ये वही अमेरिका है जिसने थोड़े दिन पहले क्रिटिसाइज किया था कि आप उस दिन पुतिन से गले मिल रहे थे जिस दिन एक मिसाइल अटैक हो रहा था। ये वही यूक्रेन है जो ज़ेलेंस्की काफ़ी कुछ गलत भी कह रहे थे। मैं लैंग्वेज रिपीट नहीं करना चाहूँगा, बट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री वो बिल्कुल अपने स्तर से नीचे गिरकर बात कर रहे थे भारत और प्राइम मिनिस्टर के बारे में कि आप उससे गले मिल रहे हैं जो एक कातिल है, वो लोगों का ह्यूमन राइट्स का वायलेटर है। ये सारी बातें हो रही थी। आज आप देखिए, ये वही अमेरिका है जो वो सौदा करने के लिए तैयार है। इसका मतलब बड़ा सीधा है कि हर कंट्री का अपना इंटरेस्ट सबसे ऊपर है और ये आज की तारीख में पूरी दुनिया जानती है कि अगर भारत कोई इनिशिएटिव ले रहा है, चाहे वो अमेरिका के साथ वेपन सप्लाई का है, तो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन। अगर आज यूक्रेन के साथ भी हम कुछ करते हैं, मैं कहता हूं यूक्रेन विल बी अ बिगर विनर। ऐसा नहीं है कि मैं विन नहीं करूंगा, मैं जब उनके साथ ट्रेड करूंगा, इंडिया ट्रेड करेगा, हमें भी फायदा होगा, हमें भी वो मैरीन के इंजन्स जो जरूरत है वो मिलेंगे, हमारे भी जो ट्रांसपोर्ट हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट्स हैं उनका प्रोपल्शन सिस्टम हम ढूंढ रहे हैं, तो इट विल बी अ विन विन सिचुएशन।